कंसिस्टेंट रहिए। ऐसे नहीं मोटिवेशन आपको एक दिन 14 घंटे पढ़ाएगा लेकिन अगले दिन आपको 2 घंटे पे ही ले आएगा। कंसिस्टेंसी आपको हर दिन 8 घंटे पढ़वाएगी और वो डिसिप्लिन से आता है। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बेसिस पे ही आप जाते हैं। शुरुआत के 2 से 3 अटेम्प्ट आपको सीरियसली देने चाहिए, पूरी तबीयत से देने चाहिए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के देने चाहिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि शायद थोड़ा मुश्किल होगा और मुझे फाइनेंशियल फुटिंग की ज़रूरत है, मेरे पास एक प्लान बी होना चाहिए, उसके बाद मैं एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकती हूँ, तब आप सोच सकते हैं। जैसे मेरे शुरुआत के 3 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स नहीं निकले थे। जो मेंस एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको मैं भी पर्सनली जानती हूँ, जो प्री हर बार क्लियर करते हैं बट मेंस क्लियर नहीं हो पाता, उनका इंटरव्यू कॉल ही नहीं आ पाता। तो प्री ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ा हर्डल है। इनफ PYQs प्रैक्टिस करो, लास्ट के 10, 12, 30 साल के आप उल्टे जाइए, 2025, 24, 23 ऐसे करते हुए आप 1995 तक जाइए, उनको प्रैक्टिस करिए, तब आपको पता चलेगा कि UPSC एग्जैक्टली आपसे चाह क्या रहा है। नमस्कार, सत श्री अकाल, खमा घड़ी। Myself Charvi, student of BA first year as a representative of Prince College, Sikar. First of all, warm welcome and thanks to Ms. Sachi Sharma ma'am for being here with us to share the experience and journey as a UPSC aspirant. I am here to host this talk show in which we would be doing a kind conversation with our respected mentor, Ms. Sachi Sharma ma'am from Alwar district of state Rajasthan, who cracked UPSC CSC in 2024 with 550th rank. As we all know, ma'am, you had struggled hard to achieve this success. First of all, congratulations for your such a big achievement and your consistency till the 6th attempt is really appreciable. मैं आपके व्यक्तित्व में 2 पंक्ति कहना चाहूँगी। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कार्य परिश्रम से सिद्ध होता है, ना कि केवल इच्छा करने से। जिस प्रकार एक सोए शेर के पास हिरण स्वयं नहीं आता, उसी प्रकार हमें भी हमारे कार्य को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आई होप यू फाउंड इट गुड। दिस concludes that consistency and discipline can lead a person to the doorstep of success. As your journey has inspired us a lot, so few UPSC aspirants are here aligned with me. They are curious to know about your journey. Let's start our talk show with the very first question by Sarita. नमस्कार मैम। मैं सरिता, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैम UPSC की जर्नी ग्रेजुएशन के साथ स्टार्ट करी या फिर ग्रेजुएशन के बाद, इनमें से कौन सा ज़्यादा बेटर रहता है? मैंने अपनी UPSC की जर्नी ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करी थी। जब मैंने अपना 3rd ईयर कंप्लीट कर लिया था अपनी ग्रेजुएशन का, मैंने BSc मैथ साइंस किया है, उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया था। और अगर मुझसे पूछा जाए कि कब से स्टार्ट करना बेहतर होता है, तो 3rd ईयर से आप सोच सकते हैं, 3rd ईयर से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी भी वैसी ही होती है कि एटलीस्ट आप ग्रेजुएट करे हुए हो और 21 ईयर्स आपकी एज हो। तो 3rd ईयर से आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। 2nd ईयर से आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सोच सकते हैं कि अच्छा ऐसे इस ईयर में आपको देना है, इस अटेम्प्ट को देना है, और फिर 3rd ईयर में आप फुल फ्लेजेड आप दे सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से आपका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए, और अगर आपको लगता है कि दोनों चीज़ें आप बैलेंस कर सकते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आप बिल्कुल अटेम्प्ट दे सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आपने इतनी अच्छी बात बताई हमें। अब नेक्स्ट सवाल सतीश का रहेगा आपसे। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा नाम सतीश राजपूत है। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि आज के समय में जो UPSC जैसा एग्जाम होता है, जिसे इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम भी माना जाता है, जो भी विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, ये देखने में आता है कि उन विद्यार्थियों में मेन से ज़्यादा प्री में प्रॉब्लम फेस ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्या प्री मेन से ज़्यादा हार्ड होता है? आप हमें बताएं कि इसके लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी या हमें कैसे इसका अध्ययन करना चाहिए? अपन कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए होता है, बट ऐसा अपन हर एक के लिए बोल सकें ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको मैं भी पर्सनली जानती हूँ, जो प्री हर बार क्लियर करते हैं बट मेंस क्लियर नहीं हो पाता, उनका इंटरव्यू कॉल ही नहीं आ पाता। तो प्री ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ा हर्डल है, लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगी कि हर एक के लिए अपन ये चीज़ नहीं बोल सकते। और रही आपके दूसरे क्वेश्चन की बात कि क्या प्री के लिए स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उसके लिए मेरा फर्स्ट फोकस यही रहेगा कि स्टैटिक पे फोकस करो। स्टैटिक मतलब जो आपके बेसिक फाउंडेशन चीज़ें हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी,
पॉलिटी, हिस्ट्री, इनके जो बेसिक बुक्स है NCERTs है उन पे अपना होल्ड अच्छा करो। उसके बाद करंट अफेयर्स पे जाओ और उसके बाद आप इनफ PYQs प्रैक्टिस करो। लास्ट के 10, 12, 30 साल के आप उल्टे जाइए, 2025, 24, 23 ऐसे करते हुए आप 1995 तक जाइए, उनको प्रैक्टिस करिए। तब आपको पता चलेगा कि UPSC एग्जैक्टली आपसे चाह क्या रहा है। UPSC एज एन एग्ज़ाम बहुत अलग है और एग्ज़ाम से, और तब जब आप PYQs देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि वो किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करता है और तब आप कैसे आप आंसर एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। तो PYQs पहले स्टैटिक, फिर अपना करंट अफेयर्स पे होल्ड, फिर अपने PYQs, और उसके बाद जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वो है प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट उठाइए, उन पे प्रैक्टिस करिए और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि प्री इतना बड़ा हर्डल नहीं रहता फिर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आपने हमें बताया कि मेहनत करने से ही मिलता है जो भी हमें चाहिए होता है। तो अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन मोनिका का रहेगा आपसे। नमस्ते मैम, मैं मोनिका। मेरा क्वेश्चन है कि जो मेंस एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? मेंस एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी, फर्स्टली आपको आंसर राइटिंग पे बहुत अच्छे से देखो। मेंस एग्जामिनेशन में आंसर्स आपको लिखने होते हैं, तो यहाँ से 2 पार्ट्स में आप इसको तोड़ सकते हैं। पहला कंटेंट और दूसरा आंसर राइटिंग, जो कि एक स्किल है। जब आपका कंटेंट तैयार हो जाए, UPSC का सिलेबस उठाइए, हर एक टॉपिक पे आप एक बेसिक नोट्स प्रिपेयर करिए। फॉर एग्जांपल आपने RTI उठाया, उस पर उठाइए, उस पर एक A4 साइज शीट लीजिए, RTI पर हेडिंग डालिए, इंट्रोडक्शन लिखिए, उस पर फिर चैलेंजेस लिखिए, फिर उसका वे फॉरवर्ड लिखिए, फिर लिखिए कि गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं उसको लेके कि RTI को और कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। फिर उसमें आप फाइनली कंक्लूजन लिखिए। तो ये आपका एक बेसिक कंटेंट तैयार हो जाता है RTI के लिए। अब RTI से रिलेटेड लास्ट 10 to 12 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं PYQs में, UPSC के जब आप उठाएंगे PYQs, उनमें जितने भी RTI रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करने की फिर कोशिश करिए। और तब आप देखिए कि आपका जो कंटेंट है उससे क्या आप जो क्वेश्चंस PYQs में आए हुए हैं वो सॉल्वेबल हैं, नहीं है सॉल्वेबल तो अब और क्या जोड़ सकते हैं। फिर वहाँ से आता है आपका वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन करंट अफेयर्स से आता है, वैल्यू एडिशन टॉपर्स के कॉपीज से आता है, वैल्यू एडिशन जो आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं उससे आता है। तो ये जब एक पूरी स्ट्रैटेजी तैयार होती है तब आप तैयार होते हैं मेंस के लिए। ये मैंने एक टॉपिक के लिए बताया है, ऐसे मेंस के सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो आप वो करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे आप, और ग्रेजुअली आप ऐसे नहीं सोच सकते कि इस डेट को मैं मेंस रेडी हो जाऊंगी, ऐसा नहीं होता। आंसर राइटिंग स्किल है जो अपने आप में एक पूरा प्रोसेस लेती है। जितना ज़्यादा आप घिसेंगे उतना ज़्यादा आप इस चीज़ को लेके परफेक्ट होते चले जाएंगे। जैसे कि मैम आपने बताया कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो थैंक यू। और इसी के साथ अगला सवाल रहेगा आशीष का आपसे। नमस्कार मैम, मेरा नाम आशीष सैनी है। मेरा आपसे यह सवाल है कि जब आपने 6th अटैम्प्ट में आपका वो इंटरव्यू कॉल आया तो उस समय मैम आप इंटरव्यू कॉल से लेकर जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हुआ तब तक मैम उस बीच में एक घबराहट भी हुई होगी, तो मैम आपने उसको कैसे हैंडल किया? मेरा ये वाले अटैम्प्ट जो 6th अटैम्प्ट था मेरा, मुझे अच्छे से याद है 20 दिसंबर को इंटरव्यू का शेड्यूल आया था कि जिन भी लोगों ने इंटरव्यू कॉल आया उनकी डेट्स आती हैं। तो 20 दिसंबर 2024 को आया था और मेरा इंटरव्यू था 9 जनवरी को। तो हार्डली मेरे पास 20 दिन भी नहीं थे एंड इट वाज माय 6th अटैम्प्ट। तो मैं ऑलरेडी बहुत शैटर्ड थी कि भाई लास्ट अटैम्प्ट है, अब इसमें भी इतनी जल्दी हो जाएगा, मैं तो प्रिपेयर्ड भी नहीं हूँ। तो फिर लेकिन समहाउ मैंने अपने आप को संभाला और कहा कि चलो लड़ते हैं, बिकॉज एनीवेज डू और डाई की सिचुएशन है, आप पीछे हट ही नहीं सकते हो, आपको वहाँ जाके इंटरव्यू देना ही है। तब फिर मैंने डिसाइड किया कि 21 को मैंने अपने आप को संभाला और 22 से मैं तैयारी में जुट गई। उसमें मैंने क्या किया था, लास्ट के 3 से 4 महीने के जो करंट अफेयर्स थे उनको प्रिपेयर किया। साथ के साथ मैंने अपनी मिरर प्रैक्टिस करी। मिरर प्रैक्टिस कैसे, मिरर लगाया, मिरर नया ख़रीद के लाई, उसको अपने रूम में लगाया और वहाँ पे बैठ के किसी भी टॉपिक पे बोलना स्टार्ट किया। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि अच्छा आप बोल क्या रहे हो। दूसरी चीज़ जो मैंने करी थी वो की थी मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, अलग अलग कोचिंग्स में जाके मॉक इंटरव्यूज़। क्योंकि आपके हिसाब से आप सब कुछ जानते हो, लेकिन जब आप अपने आप को रियल लाइफ कंडीशंस में चेक नहीं करते हो, आप अपने आप को सिचुएशन में नहीं डालते, तब तक आपको पता नहीं चलता है कि आप कितने रेडी हो। तो जब मॉक इंटरव्यूज़ देते हो तब आपको पता चलता है कि अच्छा मुझ में ये कमी है, मैं इन क्वेश्चंस में फंस रहा हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर मुझे और कंटेंट तैयार करने की ज़रूरत है। वहाँ से भी आपको फीडबैक दिया जाता है मॉक इंटरव्यूज़ में। तब फिर मेरी यही स्ट्रैटेजी रही, फिर मैंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला एंड अपने करंट अफेयर्स प्रिपेयर करे, मिरर प्रैक्टिस करी एंड फाइनली मॉक इंटरव्यूज़ दिए और 9 जनवरी तक अपने आप को प्रिपेयर किया। बट समहाउ एक और इंसिडेंट हो गया था कि 9 जनवरी को जब मैं सुबह उठी तो आई वॉज़ वेरी अनवेल
आई हैड हाई फीवर और मेरी आवाज़ नहीं थी मेरे पास, पूरा ऐसे गला बंद हो चुका था। एंड इंटरव्यू के दिन अगर आपकी आवाज़ नहीं हो, इट्स सेम लाइक कि मेंस के दिन आपका हाथ टूट जाए, आप बोलोगे नहीं तो फिर आप बताओगे क्या वहाँ पे। बट समाव मैं उठी और फिर काढ़े वाड़े पिए एंड अपने आप को बहुत सारी कफ सिरप्स दिए एंड इतनी आवाज़ लेके आई कि आवाज़ भारी ही थी, लेकिन इतनी आवाज़ लेके आई कि एटलीस्ट मैं बोल तो सकूँ। एंड बट जब आप उस भवन में एंटर होते हो इंटरव्यू वाले दिन, तो उस वक्त आप अकेले ही होते हो, आपके पेरेंट्स सिर्फ आपको बाहर तक ही ड्रॉप कर सकते हैं। तब मैंने अपने आप को समझाया यही एक वक्त है जहाँ पे या तो मैं बिखर सकती हूँ या फिर निखर सकती हूँ। एंटर करी, बहुत ही कॉन्फिडेंटली, संजय वर्मा सर का बोर्ड था, और अपना इंटरव्यू स्टार्ट किया, ऑनेस्टली अपने सारे आंसर्स दिए एंड दैट्स हाउ माय इंटरव्यू वेंट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अब अगला सवाल रहेगा शोभा का, बहुत ही यूनिक बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। Myself Shobha, and I want to ask you that is there any distinction in the relevance of current affairs in prelims and in mains? करंट अफेयर्स को मैं बहुत डिस्टिंग्विश्ड वे में नहीं बताऊंगी कि भाई प्रीलिम्स के लिए अलग तरीके से होना चाहिए या फिर मेंस के लिए अलग तरीके से होना चाहिए। करंट अफेयर्स को आप होलिस्टिकली ही पढ़िए। फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूज़ आती है फार्मर के इशू पे, कोई न्यूज़ आई कि फार्मर के ये इश्यूज़ है, तो आप इसको होलिस्टिकली ही पढ़ते हैं। अब वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक आता है या फिर मेन स्पेसिफिक, वो आपके ऊपर है ऑफ कोर्स, लेकिन जब नोट्स बनाने की बारी आती है तब आपको ज़रूर नोट्स अलग तरीके से बनाने होंगे। फार्मर के इशू के अगर मेंस में रिलेटेड आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें आप ये बनाएंगे कि इश्यूज़ क्या क्या हैं, फिर आप ये बनाएंगे कि वे फॉरवर्ड क्या क्या है, फिर आप ये बताएंगे कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स उसके रिगार्डिंग क्या क्या है, फिर फाइनल कंक्लूजन देंगे, तो वो उसका एक अलग तरीके से सेपरेट नोट बनेगा। लेकिन जब आप प्रीलिम्स को लेके आएंगे बीच में फार्मर्स के इश्यूज़ में, तो तब इतनी ज़रूरत नहीं होती। तब सिर्फ आपको ये जानना है कि इश्यूज़ क्या क्या हैं, परसेंटेज कोई फैक्ट है कि नहीं, कोई गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और उसके डिटेल्स। तो डेटा फैक्ट्स वहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बजाय मेंस में, क्योंकि मेंस इन जनरल थोड़ा एनालिटिकल होता है, तो वहाँ पे उसी हिसाब से उसका अप्रोच किया जाता है। बट पढ़ते आप करंट अफेयर्स होलिस्टिकली हो। अब नोट्स कैसे बनाने वो ज़रूर डिवाइड होते हैं, लेकिन इन जनरल एज सच कोई डिस्टिंग्विशन नहीं होता और रेलेवेंस दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मैम अगला सवाल रुना का रहेगा आपसे, जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट का एक डाउट होता है कि उन्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल यूपीएससी मेंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज़ करने में काफ़ी सब्जेक्ट्स को हाई स्कोरिंग बताया जाता है और काफ़ी सब्जेक्ट्स को लो स्कोरिंग बताया, जैसे कि PSIR वगैरह को काफ़ी हाई स्कोरिंग बोला जाता है। तो ऐसे में यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मेंस के ऑप्शनल को चूज़ करने में क्या क्या प्राथमिकताएं रखनी चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर मैं ऑप्शन चूजिंग को एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखूं तो डेफिनेटली अपन को ये ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि हाई स्कोरिंग क्या है, लेकिन केवल हाई स्कोरिंग है इस वजह से वो ऑप्शन चूज़ कर लेना चाहिए, इस चीज़ को मैं खारिज करती हूँ। वन ऑफ द क्राइटेरियाज हो सकते हैं हाई स्कोरिंग। सेकंड क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट कितना है। अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल आपने PSIR बताया, आपको लगता है PSIR 2-3 सालों तक कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली आप जाइए उसमें। आपको लगता है कि PSIR आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आप उसमें इतने केपेबल हैं कि करंट अफेयर्स को अपने स्टैटिक नोट से जोड़ पाएंगे, आप इतने केपेबल हैं कि अगर गॉड फॉरबिट अगर आपके 1-2 अटैम्प्ट्स में नहीं निकलता है तो 3-4 साल लग जाएंगे, तो क्या आप 3-4 साल तक वो इंटरेस्ट कायम रख पाएंगे, पढ़ पाएंगे? क्योंकि बहुत जगह अपन देखते हैं कि ओवर द ईयर्स मल्टीपल अटैम्प्ट्स में एस्पिरेंट्स अपना ऑप्शन स्विच कर लेते हैं, जो कि कभी कभार डिजास्टरस भी साबित होता है क्योंकि आपको ऑल टुगेदर नया ऑप्शन पढ़ना होता है। लेकिन अगर आप इतने कॉन्फिडेंट है अपने ऑप्शन को लेके कि नहीं इतना मेरा इंटरेस्ट है, मैं इसको खींच ले जा सकती हूँ या फिर सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो एक वन ऑफ द क्राइटेरियाज है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो कि प्रैक्टिकल बेसिस पे होना चाहिए वो ये है कि क्या आपके ऑप्शनल आपके GS पेपर्स में आपको हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने PSIR बताया, PSIR डायरेक्टली हेल्प करता है GS2 के पेपर में, क्योंकि GS2 के जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो है ही पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, सोशल जस्टिस, तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे हेल्प करेगा, जो आपको और स्टूडेंट से एज देगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जहाँ से भी जितनी भी हेल्प हो सकती है और जितने भी ईजिली अपन चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं वो उतना ही अच्छा होता है। तो हाई स्कोरिंग डेफिनेटली एक क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन ओनली क्राइटेरिया नहीं है। थैंक यू मैम कि जैसे आपने बताया कि ऑप्शनल चूज़ करने का एक क्राइटेरिया नहीं होता, बहुत से क्राइटेरियाज़ के थ्रू ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। तो इसी के साथ अगला सवाल आपसे रहेगा मुकेश का। नमस्कार मैम,
मेरा नाम मुकेश कौर। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जो मेंस के अंदर ऐसे का पेपर होता है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें? ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर होता है ना, क्योंकि ऐसे फर्स्टली इसका कोई ऐसा सच कंटेंट अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, जो कि आपने क्वेश्चन पूछा था उसका ये जवाब है। क्योंकि ऐसे में जो अपन बाकी की चीज़ें पढ़ते हैं, GS1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी, GS2 में पॉलिटी गवर्नेंस सोशल जस्टिस IR, GS3 में इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंटरनल सिक्योरिटी, तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इन्हीं को अपन डायरेक्टली यूज़ करते हैं ऐसे में। तो कंटेंट एज सच बहुत अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे में। दूसरी जो चीज़ आपने पूछी कि स्ट्रैटेजी क्या क्या होनी चाहिए ऐसे की, उसमें मैं ये कहूँगी कि पहले उसको तोड़िए ऐसे के टॉपिक को इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में। इंट्रो जो होता है एक ऐसे के टॉपिक का, उसमें आप लिख सकते हैं कोई भी एनेक्डोट, कोई भी एक स्टोरी या फिर पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। वहाँ से जब आप स्टार्ट करते हैं कोई भी ऐसे का टॉपिक, तो एक एग्जामिनर को एक इंटरेस्ट आप डेवलप कर देते हो। एग्जामिनर को लगता है अच्छा अब कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी आई है। आप कुछ सिंपल बेसिक फैक्ट और इन सब से स्टार्ट करोगे तो एग्जामिनर का इंटरेस्ट वैसे ही लूज़ हो जाता है, क्योंकि एक ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 1000 to 1200 वर्ड्स का होता है और एक पेपर में 2 ऐसे होते हैं। तो अपन को ये इम्पॉर्टेंट है कि सामने वाला जब वो ऐसे पढ़ रहा हो तो वो हुक्ड रहे उस ऐसे से, वो पढ़ता रहे। तो इंट्रो थोड़ा सा अगर अपन स्टोरी से स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है एग्जामिनर को इंटरेस्ट बनाए रखने का। फिर आता है कंक्लूजन, फिर आती है बॉडी में अपन ऐसे कर सकते हैं कि जो ऐसे का टॉपिक है उसको मेजर थीम्स में डिवाइड कर दें। मेजर थीम्स में कैसे कि उस ऐसे के टॉपिक को अपन इन क्वेश्चंस में ऐसे डिवाइड करें कि वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, कि कोई भी ऐसे का टॉपिक है इनको इन ब्रॉड डायमेंशंस में अगर अपन डिवाइड कर देंगे और फिर उन ब्रॉड डायमेंशंस के अंदर अगर अपन आर्ग्यूमेंट्स फिल करेंगे और उन आर्ग्यूमेंट्स में अपन कोशिश करेंगे कि हर एक आर्ग्यूमेंट का एटलीस्ट अपन एग्जाम्पल दें। क्योंकि क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स हमेशा वेग और सब्जेक्टिव होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स इन जनरल थोड़े फिलोसफिकल होते हैं, लेकिन जब अपन एग्जाम्पल्स देते हैं तो उन आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशिएट कर पाते हैं। उन एग्जाम्पल्स से अपन आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ा वैलिड दे पाते हैं और एग्जामिनर को दिखा पाते हैं कि जो अपन बात बोल रहे हैं वो रियल लाइफ में भी बहुत इजीली अपन देख सकते हैं। तो उससे भी एग्जामिनर का इंटरेस्ट बना रहता है और अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बेहतर तरीके से अपन प्रेजेंट कर पाते हैं। फिर आता है वे फॉरवर्ड। जो भी अपन ने ऐसे में प्रॉब्लम्स डिस्कस करी है वो वे फॉरवर्ड भी लिखना अपन को ज़रूरी होता है। वे फॉरवर्ड में मैं पर्सनल लेवल पे क्या करती थी कि मैं उसको बहुत सारे लेवल्स पे डिवाइड कर देती थी। जैसे वे फॉरवर्ड एट एन इंडिविजुअल लेवल, वे फॉरवर्ड एट ए सोसाइटल लेवल, वे फॉरवर्ड एट अ नेशनल लेवल और फिर फाइनल इंटरनेशनल लेवल। तो उससे क्या होता है, ऐसे का जो पर्सपेक्टिव है या फिर डायमेंशन है वो ब्रॉड हो जाता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स जनरेट करने का मौका मिलता है और कंटेंट भी प्रिपेयर हो जाता है। क्योंकि अगर अपने पास एक ऐसे के टॉपिक पे अच्छा कंटेंट नहीं होगा, आप 300 to 400 वर्ड्स पे ही रुक जाओगे। 100 to 1200 वर्ड्स के लिए अच्छा खासा कंटेंट होना चाहिए। और जब ये सेट टेम्पलेट अपन पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं तो ईजी होता है अपन को कोई भी कंटेंट जनरेट करना। तो इस तरह से जब अपन ने वे फॉरवर्ड लिखा और फिर फाइनल कंक्लूजन लिखा। कंक्लूजन में भी अपन कंक्लूजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्री कंक्लूडिंग पैराग्राफ और एक फाइनल कंक्लूजन। प्री कंक्लूडिंग पैराग्राफ में अगर अपन ने स्टोरी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में लिखी थी, अगर अपन उसी से प्री कंक्लूडिंग पैराग्राफ में हल्का सा मेंशन कर देते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो पूरे ऐसे को साइकिल, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आ जाता है, वो साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है। और क्या होता है, एक सडन शिफ्ट नहीं आता कि वे फॉरवर्ड से सडनली अपन ने कंक्लूजन लिखा और वो ऐसे वहीं की वहीं एब्रप्ट ख़त्म हो गया। जब तक अपन उस ऐसे में फ़्लो का मेंटेन ला पा रहे हैं तब तक वो ऐसे अच्छा होता है। जैसे ही वो ऐसे एब्रप्ट शिफ्ट होने लगेगा, एक नीजक रिएक्शन से ख़त्म होगा, तो एग्जामिनर को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो एक प्री कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखा वे फॉरवर्ड के बाद एंड फाइनल कंक्लूजन। कंक्लूजन को आप बहुत ही फैंसी, अगर आपको थोड़ा सा कैची बनाना चाहिए, जैसे किसी भी पोएम की कोई 2 लाइन्स उठा के डाल दी, कोई भी और भी बहुत अच्छे जो भी कोटेशंस होते हैं बड़े बड़े थिंकर्स, फिलोसोफर्स और पर्सनालिटीज़ के थ्रू, वो भी अपन डाल सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा कैची और एक अच्छे ऑप्टिमिस्टिक नोट पे अगर अपन एंड करते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन देता है। और इस तरह से मैंने अपनी ऐसी की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करी। थैंक यू मैम, आपने हमें बताया कि ऐसे जैसे बड़े और टफ़ पेपर को कैसे क्लियर आउट करना चाहिए और उसमें कैसे आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए। तो अब इसके आगे मानसी आपसे सवाल पूछेगी ऐसे पेपर के लिए जिसे यूपीएससी ने भी बाद में ऐड ऑन करा और वो बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर होता है। नमस्ते मैम, मैं मानसी जांगिड़। मैम मेरा ये सवाल है कि
जो यूपीएससी मेंस में GS4 एथिक्स का जो पेपर होता है उसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और ये पेपर अदर पेपर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा लेंथी भी होता है, तो इसमें हम टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि उनका ये पेपर छूट जाता है, तो टाइम मैनेज इसमें कैसे करें? GS एथिक्स 4 पेपर बहुत ही अच्छा पेपर होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर होता है। बहुत ऐसे नहीं होता कि स्टैटिक है GS 1, 2, 3 की तरह। बहुत ही अगर मन से लिखा जाए तो बहुत अच्छा स्कोर भी आता है और रिलेटिवली ज़्यादा इजी होता है। लेकिन सिंस ये एक एग्ज़ाम है तो एक इसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए डेफिनेटली। तो इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में अप्रॉक्सीमेटली 13 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन बी में 6 केस स्टडीज़ आती हैं। तो इसकी पहले तो टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो मैं ऐसे करती थी कि दोनों सेक्शंस को इक्वल टाइम देती थी। 1.5 आवर्स सेक्शन ए को, 1.5 आवर्स सेक्शन बी को। मैं पहले सेक्शन ए अटेम्प्ट करती थी, उसके बाद सेक्शन बी केस स्टडीज़ पे जाती थी। हर एक का अपना अपना तरीका होता है। ये आप फिगर आउट कर सकते हैं जब आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो तो पहले आप इसमें देख सकते हैं कि पहले आप सेक्शन ए अटेम्प्ट करें फिर सेक्शन बी। फिर जब आप नेक्स्ट पेपर दें, अपना नेक्स्ट टेस्ट दें, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि पहले मैं सेक्शन बी अटेम्प्ट करता हूँ फिर सेक्शन ए। जिस भी स्ट्रैटेजी से आपका पेपर कंप्लीट होता है आप वो अपनाइए और आगे बढ़िए। मेरी स्ट्रैटेजी पहले सेक्शन ए की होती थी फिर सेक्शन बी की। टाइमली कंप्लीशन ऑफ पेपर डेफिनेटली एक बड़ा इशू रहता है और मेरे फर्स्ट मेंस में मेरा एथिक्स का पेपर थोड़ा छूटा भी था, लेकिन जो मेरा सेकंड और फाइनल अटेम्प्ट था उसमें मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर भी था और उसकी वजह से इसका वन ऑफ द रीजंस मेरा एथिक्स का स्कोर था और मेरा पेपर टाइमली कंप्लीट हो गया था। तो इसमें मैंने ऐसे किया था कि आप रेडीमेड चीज़ें तैयार रखिए। आपको पता होना चाहिए, जैसे केस स्टडी आई तो उसका टेम्पलेट तैयार रखिए। कोई भी केस स्टडी आई आपने फटाफट उस केस स्टडी को पढ़ा, उसके बाद इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में उसमें भी आप चीज़ें तैयार रखिए कि आपको करंट अफेयर्स बेस्ड कंटेक्स्ट इंट्रोडक्शन देना है, आपको कोई डेटा फैक्ट के संग इंट्रोडक्शन देना है, या फिर आपको कोई कोटेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन देना है। ये आप रेडीमेड पहले से ही तैयार रखिए और जैसे ही वो केस स्टडी आपने पढ़ी और आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये वाला सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन मैं इसमें पुट कर सकता हूँ या सकती हूँ। सेकेंडली फिर आते हैं आपके स्टेक होल्डर्स कि उस केस स्टडी में कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, वो फटाफट मेंशन करें और सॉल्यूशंस देखें। इस सॉल्यूशंस आप कैसे तैयार कर सकते हैं, जैसे जैसे आप केस स्टडीज़ पढ़ते जा रहे हैं ना वैसे वैसे आप सॉल्यूशंस अपने माइंड में तैयार करते जाइए। आप ऑल टुगेदर पूरी केस स्टडी के बाद आप कोशिश करें कि भाई मैं सॉल्यूशंस अब प्रिपेयर करूं, वो नहीं होता। जैसे जैसे आप केस स्टडी पढ़ते जा रहे हैं आप सॉल्यूशंस माइंड में तैयार करिए। कोशिश करिए 3 सॉल्यूशंस हो, 2 एक्सट्रीम सॉल्यूशंस और एक मॉडरेट सॉल्यूशन। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि अपन मॉडरेट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और हर एक सॉल्यूशन जो अपन दे रहे हैं, हर एक ऑप्शन जो अपन दे रहे हैं, उन ऑप्शंस के मेरिट और डिमेरिट भी लिखने होते हैं अपन को। उन मेरिट और डिमेरिट में कोशिश करिए कि जो एथिक्स सिंस या एथिक्स का पेपर है तो एथिकल जो भी वैल्यूज़ हैं जैसे ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इन सब के अपन वर्ड्स का यूज़ कर सकें। इन सब डायमेंशंस के बेसिस पे अपन वो मेरिट डिमेरिट लिख सकें। फिर उन ऑप्शंस में से आपका जो प्रेफरेबल ऑप्शन होगा वो मोस्ट प्रोबेबली मॉडरेट वाला जो सोल्यूशन होता है वही चूज़ करते हैं। वो बताइए कि मैं ये ऑप्शन चूज़ कर रही हूँ और फिर बताइए कि मैं ये ऑप्शन क्यों चूज़ कर रही हूँ, और फिर उसको एक किसी भी एथिकल थ्योरी या फिर किसी बड़ी पर्सनालिटी के कोटेशन या फिर उससे बैक करिए और फिर फाइनल एक कंक्लूजन दीजिए। ये होता था मेरे केस स्टडीज़ को सॉल्व करने का तरीका। सेक्शन ए को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि वो रिलेटिवली दूसरे पेपर से अलग होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि GS4 में जो टॉपिक्स हैं वो GS2 से बहुत सिमिलर हैं। जैसे RTI दोनों पेपर्स में GS2, GS4, सिटीज़न चार्टर, ई गवर्नेंस और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो सिमिलर हैं। लेकिन GS4 कैसे अलग होता है GS2 से, वो एथिकल पेपर होता है। उसमें आप अप्रोच अलग तरीके से करते हो, उसमें एथिकल चीज़ें ज़्यादा डालने की कोशिश करते हो। जैसे कि मैंने कीवर्ड्स बताए, ट्रांसपेरेंसी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया और भी अलग अलग वर्ड्स हैं, तो उनका यूज़ ज़्यादा करिए। आप केवल गवर्नेंस पे फोकस नहीं कर सकते। आप केवल GS2 में अगर आप वो क्वेश्चन लिखेंगे तो आप सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस के बेसिस पे लिखेंगे। लेकिन एथिक्स में थोड़ा ह्यूमन टच आता है, वहाँ पे मोरालिटी आती है कि अगर कोई इंसान कोई PDS शॉप पे आया है तो GS2 के हिसाब से अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो उसके पास अगर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है तभी अपन उसको राशन दे सकते हैं। लेकिन GS4 कहता है कि थोड़ा आप आगे बढ़िए और थोड़ा मोरालिटी और ह्यूमैनिटी के बेसिस पे, क्या सिर्फ उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके बेसिस पे क्या उसका राइट है खाने के ऊपर वो हटा दिया जाएगा? इंसानियत कहती है नहीं, एथिक्स कहता है नहीं।
तो वो एथिक्स का पेपर सिखाता है, इसलिए एथिक्स का पेपर और पेपर से डिफरेंट होता है और इसलिए इनोवेटिव भी होता है, आपका ह्यूमन साइड टच होता है, तो इस तरह से वो पेपर अप्रोच किया जाता है। जैसे मैम यूपीएससी का सिलेबस देख के हर एस्पिरेंट और नॉन एस्पिरेंट स्टूडेंट भी ये सोचता है कि ये कैसे कंप्लीट होगा, तो उससे रिलेट में प्रियंका का आपसे एक क्वेश्चन रहेगा। नमस्कार मैम। नमस्ते। मेरा नाम प्रियंका राजप्रीत है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो यूपीएससी का सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट होता है। जब स्टार्टिंग में उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ कवर कर लेंगे, उस टाइम पे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता है। जैसे धीरे धीरे सेकेंड ईयर फाइनल ईयर तक पहुँचते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी लो होता है और इंटरेस्ट भी ख़त्म होने लग जाता है। तो इस सिचुएशन में किस तरह से कॉन्फिडेंस को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मैनेज करें? ठीक है, तो पहले तो आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन का कि जो यूपीएससी का सिलेबस है वो कैसे मैनेज करें, उसका जैसे कि मैंने एक वन ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स में बताया भी था कि यूपीएससी का सिलेबस उठाइए, हर एक कीवर्ड पे, हर एक फ्रेज़ पे आप अपने नोट्स तैयार करिए, वो बेसिक नोट्स तैयार करिए। जैसे मैंने आरटीआई के ऊपर बताया, वो एक एग्जांपल के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप हर एक टॉपिक पे नोट्स तैयार कर लेंगे, उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन करते रहिए। यही एक तरीका होता है यूपीएससी का सिलेबस को कंप्लीट करने का। अदरवाइज़ यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, आप कुछ भी करने जाओगे वो कंप्लीट नहीं होगा। यूपीएससी के सिलेबस के दायरे में रह के मेंटेन करिए और फिर प्रैक्टिस करते रहिए। ये आपके फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट की जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे मेंटेन करें, और इंटरेस्ट भी ख़त्म होता चले जाता है। तो इसका मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर है कि मोटिवेशन की जगह आप डिसिप्लिन पे ज़्यादा फोकस करिए। मोटिवेशन आपको स्टार्टिंग में रहता है, आग जो अंदर रहती है वो स्टार्टिंग में रहती है, साल 6 महीना। उसके बाद मन हटने लगता है, मन कम होने लगता है, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर आता है। स्टार्टिंग में हर किसी को लगता है कि अच्छा कलेक्टर बनेंगे ना, तो नई नई सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, नई नई बुक्स आती हैं कि अच्छा गवर्नेंस, अरे इसमें तो ऐसे करना चाहिए था, हमसे ही बनवा लेते पॉलिसी, हम ही बता देते, ऐसे लगता है। बट जब जैसे जैसे टाइम बीतता है तब पता चलता है कि इतना आसान भी नहीं है ये एग्ज़ाम जितना लग रहा था। तो मोटिवेशन पे मत जाइए, डिसिप्लिन पे जाइए। डिसिप्लिन पे कैसे? जिस भी दिन आपका मन कर रहा है पढ़ने का उस दिन तो आप पढ़ेंगे, जिस भी दिन आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का उस दिन भी पढ़िए। अपने आप को इस हिसाब से ट्रेन करिए, कंसिस्टेंट रहिए। ऐसे नहीं मोटिवेशन आपको एक दिन 14 घंटे पढ़ाएगा लेकिन अगले दिन आपको 2 घंटे पे ही ले आएगा। कंसिस्टेंसी आपको हर दिन 8 घंटे पढ़वाएगी और वो डिसिप्लिन से आता है। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बेसिस पे ही आप जाते हैं। रही इंटरेस्ट की बात, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट लूज़ करते हैं अपन। इसका केवल एक ही तरीका है कि आपने ये एग्ज़ाम की तैयारी क्यों स्टार्ट करी थी, ये अपने आप को बार बार याद दिलाते रहिए। जब आप अपने आप को वो चीज़ बार बार याद दिलाते रहेंगे तो आप अपने आप को पुश करते रहेंगे और उसी के बेसिस पे अपन, ये एक लंबा सफ़र है, ये वो नहीं है कि भाई अपन एक बार में दौड़े और ख़त्म कर दिया। ये मैराथन है, धीरे 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 भगते रहिए। एक दिन 20 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता, 2 दिन 10 घंटे पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव देगा और अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान भी तभी रख पाएंगे आप। तो ये एक तरीका। इसी से मैम मुझे 2 पंक्ति याद आई हैं। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन रहेगा ऋषिका का। Namaskar ma'am, myself Rishika Godara, and my question to you would be this: as the application has limited attempts, so what should be the plan B if the equipment is not available, because the career is also important for the future? So what's your opinion here? Plan B, since मैंने 6 अटेम्प्ट्स पूरे एग्जॉस्ट करे हैं अपने, उस हिसाब से मैं बताऊंगी। शुरुआत के 2 से 3 अटेम्प्ट आपको सीरियसली देने चाहिए, पूरी तबीयत से देने चाहिए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के देने चाहिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि शायद थोड़ा मुश्किल होगा और मुझे फाइनेंशियल फुटिंग की ज़रूरत है, मेरे पास एक प्लान बी होना चाहिए, उसके बाद मैं एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकती हूँ, तब आप सोच सकते हैं। जैसे मेरे शुरुआत के 3 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स नहीं निकले थे, तो 4th अटेम्प्ट में मैंने ये सोच लिया था कि अगर ये वाला प्रीलिम्स भी नहीं निकलता है तब मैं शायद प्लान बी की तरफ चली जाऊँगी, और मैं चली भी जाती, बट समहाउ प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। तो इसलिए कहती हूँ कि एटलीस्ट 2 से 3 अटेम्प्ट अपने ऐसे दीजिए कि आपके पास कोई और प्लान बी नहीं है। और क्योंकि प्लान बी अच्छा तो होता है, लेकिन इसका एक और ड्रॉबैक होता है कि वो आपके मोटिवेशन कम करता है, वो आपका इंटरेस्ट कम करता है। वो जो अंदर जो आग होनी चाहिए ना,
इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसको थोड़ा कम कर देता है। तो शुरुआत के 3 अटैम्प्ट आप दीजिए, शिद्दत से दीजिए, लेकिन अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे देखा जाए तो 3 अटैम्प्ट्स के बाद आप डेफिनेटली सोच सकते हैं कि शायद अब प्लान बी होना चाहिए। एक फाइनेंशियल फुटिंग लीजिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और फाइनेंशियली आप स्टेबल भी होते हैं, उसके बाद आप इस तैयारी में जा सकते हैं। धन्यवाद मैम। आपने बताया कि जैसे कंसिस्टेंसी के साथ में हमें काम में लगे रहना चाहिए, कभी ना कभी तो मिलेगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेगा उदित से। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मैं उदित कुमार, BA फर्स्ट ईयर UPSC हिंदी मीडियम का विद्यार्थी। मैम, मेरा प्रश्न यह है कि आपने मैम लगातार 6 अटैम्प्ट दिए, जिसमें मैम पहले 3 अटैम्प्ट में आपका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। मैम 4th अटैम्प्ट में आप इंटरव्यू तक गई। मैम 5th अटैम्प्ट में फिर आपका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। मैम लास्ट अटैम्प्ट में आपने UPSC CSC में 550वीं रैंक के साथ चयनित होकर अपना परिचय दिया। तो मैम, आपने इतने लंबे समय तक अपने आप को कैसे मोटिवेट किया और कैसे हैंडल किया, और मैम आपने प्रत्येक दिन आपने अपने आप को आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित किया? उदित, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो शुरुआत में मोटिवेशन था 1-2 अटेम्प्ट्स में, उसके बाद जैसे तैसे कि चलो फिर डिसिप्लिन आया, कंसिस्टेंसी आई। 6th अटेम्प्ट तक आते आते सब ख़त्म हो चुका होता है ना, हर वर्ड ख़त्म हो चुका होता है, कुछ नहीं बचता, केवल बचते हो तो आप। और जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना, उस वक्त भी आप एक बार हिम्मत कर लेते हो कि चलो उठ के एक बार और मेहनत करते हैं। वो शायद मेरा साथ दे गई। जब 4th अटेम्प्ट में मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, 5th अटेम्प्ट में फेल्ड प्रीलिम्स अगेन, मेरे पास सिर्फ 1 अटेम्प्ट बचा था एंड आई डिसाइडेड कि भाई अब छोड़ते हैं ये तैयारी। बट 3-4 महीने के बाद मुझे लगा यार 1 अटेम्प्ट बचा है, इसको सजा के शो पीस में तो रखेगी नहीं, तो दे देते हैं इसको भी, और तबीयत से देते हैं। प्रेशर बहुत था, एग्जॉस्ट हो चुकी थी, नहीं मन करता था पढ़ने का, बट एक आग भी थी। थोड़ा ईगो पे भी ले लिया था मैंने कि ऐसा भी क्या एग्ज़ाम हो गया, इतने साल दे दिए, ऐसे कैसे क्लियर नहीं हो रहा। तो वो ईगो था। फिर अब ये लास्ट अटैम्प्ट का था कि भाई ये वाला अटैम्प्ट देके इसको एग्जॉस्ट करते हैं, सो दैट ये UPSC की जर्नी को फुल एंड फाइनल कंप्लीशन मिल जाएगा। तो वो एक था, एंड बाय गॉड्स ग्रेस मैं क्लियर कर गई। इसमें थोड़ा बहुत लक का भी साथ होता है ऑनेस्टली, मेहनत अपनी जगह बट लक भी अपनी जगह। तो लक ने साथ दिया और मेहनत तो थी ही, तो क्लियर हो गया। धन्यवाद मैम। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि तूफ़ान से ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया तो को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फ़कीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सची शर्मा मैम फॉर गिविंग योर सच अ प्रीशियस टाइम टू अस एंड ट्रेनिंग अस अ वेरी वैल्यूएबल थिंग्स। और इसी के साथ मैं इस टॉक शो को यहीं विराम देती हूँ। मैं 4वीं प्रिंस कॉलेज की तरफ से सची शर्मा मैम और सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।